नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन दोनों राजनीतिक दल अभी प्रत्याशियों को लेकर के काफी माथापच्ची कहें या मंथन कहें, मशक्कत कहें, जो कर रहे हैं। वसुंधरा राजे लगातार बैठकें कर रही हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। एक लोकसभा में 8 विधानसभा आने से 16 विधानसभा होती है और मांडलगढ़ सहित 17 विधानसभा की तकदीर सामने आएगी। राजनीतिक तकदीर कि किस तरह के लोगों का रुझान है, इसे कहें कि 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। और यूं तो देखिए, सारे चुनाव राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अभी ये चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है या बीजेपी जीतती है तो उसके मायने होंगे। फिलहाल कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। इनमें से अगर एक भी सीट जीतती है तो उसके लिए ये ऑक्सीजन का काम करेगी, ऊर्जा का काम करेगी। और बीजेपी के पास अगर तीनों सीट अपनी बरकरार रखती है तो निश्चित रूप से एक मैसेज आएगा कि बीजेपी की लहर प्रदेश में बरकरार है। खैर चलिए, हम आपको दिखाएंगे पूरा, आप हमारे मजमून को देखिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता शील दवाई जी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार आज का मजमून देखिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होते हैं। प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इन चुनाव में जीत के लिए दमखम लगाए हुए हैं। चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसके बाद दोनों पार्टियां चुनाव में जीत कैसे तय हो, इसके मंथन में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जहां चुनावी क्षेत्रों के दौरे किए, वहीं मंत्रियों के साथ भी चुनाव को लेकर मंत्रणा के दौर शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ इस मंथन में जुटी है कि कैसे इन तीनों सीटों पर परचम लहराया जाए। अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ सीट जीत के लिए जाति समीकरण भी अहम होंगे, क्योंकि यही कारण है कि दोनों पार्टियां प्रत्याशियों के चयन में जाति समीकरण को महत्व दे रही हैं। कांग्रेस ने अलवर से कर्ण सिंह यादव का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी किसी भी सीट से प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। अजमेर की स्थिति देखकर तो साफ लग रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार ही कर रही हैं। इन तीनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को राजस्थान के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इन चुनाव में आला नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। सीएम राजे हो या पीसीसी चीफ सचिन पायलट, दोनों ही जीत के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं। निश्चित तौर पर इन उपचुनाव के परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम को भी प्रभावित करेंगे। साथ ही ये भी तय करेंगे कि जनता का झुकाव किस ओर जाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। किस तरह का मजमून। एक सबसे रोचक बात यहां पे यह है कि तीनों जो सीटें, एक विधानसभा और दोनों लोकसभा, वो बीजेपी के पास में। अगर बात सीटों की करें तो 17 विधानसभा सीट में से 15 बीजेपी के पास में है। एक बाई इलेक्शन में अजमेर लोकसभा से नसीराबाद विधानसभा सीट बाई इलेक्शन में कांग्रेस के खाते में चली गई। और इसी तरह से अलवर की 8 सीट में से एक गोलमा देवी जो राजपाल से ताल्लुक है उनका, एक उनके पास में। यानी कि पूर्ण कब्जे की बात करें तो अजमेर पे जब चुनाव 2014 में हुए लोकसभा के, सचिन पायलट वहां से कैंडिडेट थे। वहां से सांवरलाल जाट 1,71,983 मतों से जीते थे। और अलवर की जीत का अंतर काफी बड़ा कहा जा सकता है। वहां से 2,83,895 मतों से भंवर जितेंद्र सिंह हारे थे। दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, सचिन पायलट हो चाहे भंवर जितेंद्र सिंह हो, राहुल गांधी के काफी करीबी, और एक यूथ लीडरशिप में उनका अपना एक नाम है। उस वक्त की स्थितियों को लेकर के एक ये कहा जाता है कि मोदी लहर थी और बड़े बड़े दिग्गज उस समय धराशायी हुए। लेकिन क्या स्थितियां बदली हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मांडलगढ़ विवेक धाकड़ कीर्ति कुमारी से हारे, 18,000 कुछ मतों से हारे थे। अगर मोदी लहर का अगर इतना असर था तो मांडलगढ़ के लिए बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। वजह साफ है कि आप देखें कि बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जिनकी जीत 30,000, 40,000, 45,000 से पिछले विधानसभा चुनाव में हुई है। कीर्ति कुमारी की अगर जीत की बात करें तो 18,000 की
का अंतर बहुत ऐसा अंतर नहीं है कि कांग्रेस इसमें कड़ी चुनौती नहीं दे सकती। कास्ट इक्वेशंस की बात करें मांडलगढ़ के लिए, तो मांडलगढ़ में राजपूत जो है उनसे ज्यादा धाकड़ जिससे विवेक ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है कांग्रेस उन्हीं पे दाव खेलना चाह रही हो, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं कह सकते इस लहर में भी। और 30,000 धाकड़ है वहां पे, राजपूत कम है, 10,000 हैं। तो काफी संख्या में ये कहा जा सकता है कि काफी रोचक मुकाबला मांडलगढ़ का हो सकता है। अजमेर और अलवर दोनों की भी अगर बात करें तो दोनों में भी यादव बाहुल्य अलवर में ज्यादा है। और यहां की बात करें तो कई जात ऐसी हैं कि जिसमें जाट भी हैं, गुजर भी हैं, मुस्लिम भी है, एससी के वोट भी हैं। ये करीब 2-2 लाख से 2.25 लाख के आसपास अजमेर में है। तो कास्ट इक्वेशंस की समीकरण के हिसाब से अलवर में करण सिंह यादव को पहले उतारा गया है। कहा तो यह जा रहा था कि बीजेपी पहले देखेगी कि कांग्रेस कैंडिडेट किसे उतारती है। इसी तरह से कांग्रेस का भी हाल था कि बीजेपी किसे उतारती है, लेकिन एक वक्त तय है कि उस तारीख तक आपको कैंडिडेट डिक्लेयर करके आपको नॉमिनेशन कराना होगा। यह डेमोक्रेटिक सिस्टम है। दोनों तरफ से बैठकों का दौर चला। बुधवार का पूरा दिन गहमा गहमी में इसी में निकल गया। खैर चले, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो मेरे साथ में जो हमारे अतिथि राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कितने आश्वस्त है। आसोपा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, एक अलग तरह का चुनाव लड़ा गया। वो एक वेव वाला चुनाव कह सकता हूं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से राजीव गांधी के लिए लोग खुल करके आ रहे थे, राजीव गांधी को एक सिंपैथी गेन की थी, उसी तरह से 30 साल बाद नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक प्रचंड बहुमत मिला, एक मजबूत सरकार के लिए। उसका असर 2013 में भी रहा था। अभी कांग्रेस उन तमाम चुनौतियों को देखते हुए क्या तैयारी उसी तरह की है कि केवल बस अभी कैंडिडेट को लेकर के ही एक्सरसाइज चल रही है? देखिए, जो जिस पृष्ठभूमि और जिस वेव की आप बात 2014 की कर रहे हैं, 2013 के चुनाव भी उसी वेव के प्रभाव में हुए थे। राजस्थान में जनता में जिस तरह से वो वादे हुए और उसकी निराशा फैली है, वो उसी साल से ही राजस्थान के परिणाम सामने आ रहे हैं कि 2014 में 3 बाई इलेक्शन हम जीते, 4 में से। पंचायती राज में हमने बिल्कुल बराबरी के प्रतिशत पे आकर के बीजेपी को 18% मत कम हुआ, हमारा 12% बढ़ा। और उसके बाद के उपचुनाव अभी भी हुए पिछले महीने 26 जिलों में 45 जगह पे, जिसमें 27 सीटें हमने जीती है, जिसमें जिला परिषद की 4 में से 4 और 17 में से 10, 24 में से 10 हमने उसकी, 27 में से 10 पंचायत समिति की जीती है। उससे साफ है कि मोदी जी और वसुंधरा जी के जो जुमले थे उनका असर अब जनता पर है नहीं। और हम आश्वस्त हैं कि तीनों सीटें हम रणनीतिक तौर से कैंडिडेट सिलेक्शन में जो भी प्रक्रिया चल रही होगी, जनता का मूड साफ है कि यहाँ पे वसुंधरा जी को बिल्कुल सबक सिखाना है और लोग नाराज हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता वसुंधरा जी को सबक सिखाना चाहती है या नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना चाहती है? क्यों लगता है ऐसा कांग्रेस को? जनता को लगता है कांग्रेस तो जनता के साथ है। जनता के रूप का ऐसा एहसास क्यों हो रहा है? क्या मतलब ऐसे कोई आप लोगों का सर्वे है या जनता खुलकर के कांग्रेस के समर्थन में आ रही है कि बस अब चुनाव होने दीजिए, हम आपके साथ? ऐसा मतलब किस आधार पे कह सकते हैं? इस आधार पे कह रहा हूं कि देखिए, जो वादे हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं जी, और जो उपलब्धियां हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। उनमें जो गैप है उनका खुद उनके मंत्री कह चुके हैं, जैसे गडकरी जी ने कहा कि अच्छे दिन तो हमारे गले की घंटी बन गई। अमित शाह जी ने कहा 15 लाख रुपए जो है वो एक जुमला मान के चलना चाहिए, चुनावी जुमला। वसुंधरा जी जो है उन्होंने 15 लाख रोजगार, पहले नौकरियां बोला फिर रोजगार बोले, तो उसके विरुद्ध उन्होंने बेरोजगारों को सीकर में लफंगा तक कह दिया। उनके मंत्री जो हैं अलवर के जसवंत सिंह यादव रोजगार मंत्री है, उन्होंने स्वयं ही माना है कि नहीं 15 लाख के अगेंस्ट 2,16,000 रोजगार मिले हैं लोगों को। तो ये सब चीजें जो जितने इन्होंने बजट घोषणाएं की उनसे या तो यू टर्न लिया है या उनमें कोई गति नहीं पकड़ पाई। प्रदेश के ऊपर जो कर्ज की स्थिति है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड है, 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। योजनाओं का जो योजनागत खर्च है वो हर साल जितना बजट दिखाते हैं उससे कम खर्च हो रहा है, फाइनेंसेस है नहीं। जीएसटी घट रहा है, अभी करीब 3-4 हजार करोड़ रुपया जीएसटी में इनका बकाया पड़ा है जो अभी तक आया नहीं। तो इनके इसका असर होगा, आपको लगता है कि तमाम चीजें इससे फेलियर है? चलिए शील दवाई जी के पास जाना चाहूंगा। शील जी, आपके फेलियर्स में अपनी सफलता तलाश रही है कांग्रेस और इनका साफ कहना है कि जनता ऊब चुकी है आप लोगों से, उसका असर दिखाई देगा। चलिए, उस समय की तो मैं नहीं मानता कि 4 में से 3 सीट इन लोगों ने जब जीती थी
तो सरकार के कामकाज का किसी चीज का असर होता है, क्योंकि बहुत कम पीरियड था उस समय जो नरेंद्र मोदी को मिला था। तो वो एक बात अलग हो सकती है, इनकी मेहनत हो सकती है, दूसरे कोई कारण हो सकते हैं, आप लोगों के प्रत्याशी चयन का कोई कारण रहा होगा। लेकिन अभी तो निश्चित रूप से, क्योंकि 4.25 साल कंप्लीट कर चुके होंगे मतदान तक आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट भी, और नरेंद्र मोदी साहब भी 3.5 कंप्लीट कर चुके होंगे, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हमें अवसर नहीं मिला। और मुझे लगता है कि जनता सुनती भी नहीं है कि अभी 70 साल के इसमें 60 साल कांग्रेस का राज रहा। तो क्या ऐसा है कि कांग्रेस को ऐसा कोई चांस देंगे आप लोग, जो आपकी वीकनेस जो अभी मिस्टर आसोपा बता रहे हैं? देखिए, ये तो वो बात हुई कि मुंगेरी लाल के जो सपने देख रहे हैं ना, जिस तरह से ये गुजरात में थोड़ी सी इनकी परसेंटेज क्या बढ़ी, उससे वो अपने आप को समझने लग गए कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है। लेकिन मोदी लहर आज भी बरकरार है। इनकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी जो स्थिति इनकी हुई है, उसके अलावा जितने भी इलेक्शन हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, यूपी का देख लीजिए, उसके बाद में निकायों के चुनाव हुए, और जितने भी चुनाव हुए उसमें जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, आज भी उसी वेग से वो चलता हुआ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान की सरकार ने जो वायदे किए थे, जो घोषणा पत्र में जिन जिन चीजों का वायदा किया, उसमें 4 साल में लगभग कहना चाहिए 2/3 से ज्यादा पूरे हो चुके हैं, और जो बचे हैं वो जो 1 साल बचा है उसमें पूरे हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इन 4 सालों के अंदर आप शिक्षा को देख लीजिए, शिक्षा का जो स्तर था आज तो आप खारिज करते हैं, ऐसा कोई चांस नहीं लगता आपको कि किसी तरह की कुछ नहीं है, कोई फेलियर नहीं है? दावे के साथ कह रही हूं कि हम तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है। कैंडिडेट चयन में फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप तो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, कोई भी जीत सकता है। वक्त नहीं है, ये हमारी एक प्रक्रिया होती है। वो नाम नीचे के लेवल से आते हैं, पूरा जो कमेटी बनी हुई है जिला लेवल। क्योंकि यह सवाल मेरा इस वजह से है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, आपके कैबिनेट के सीनियर लोग अलवर हो चाहे भरतपुर हो, माफ करिएगा, अजमेर हो या मांडलगढ़ हो, वहां दौरे कर चुके हैं, बैठक कर चुकी हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहली मर्तबा किसी मुख्यमंत्री को वास्तव में चुनाव के लिहाज से इतनी मेहनत करते हुए मैं देख रहा हूं कि डेट अनाउंस होने से पहले भी काफी उन्होंने दौरे किए हैं, मेहनत की है, समाज के लोगों से मुलाकात की है, वहां व्यक्तिगत रूप से लोगों से मुलाकात, जनसंवाद, जिसको आप लोगों ने कार्यक्रम नाम दिया, वो तमाम चीजें कर रही हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, कैंडिडेट प्रक्रिया जो तय करने की हमारी है एक लंबी है, हमें बूथ लेवल से हमारे नाम आते हैं। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन ऐसा होता नहीं है शील जी, ये बात सही है, कहने को बहुत अच्छी बात है कि ये होता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का ऐसा हाल है कि कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए, दागी हो चाहे बागी हो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए। ऐसा भी कई बार हुआ है कि कोई व्यक्ति कांग्रेस की लाइन में खड़ा हुआ है कि टिकट मांग रहा है और बीजेपी से उसे टिकट थमा दिया, पार्टी बाद में ज्वाइन कराते हैं। दोनों ही तरफ हालत है कि पार्टी बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, सिंबल आप पहले पकड़ाते हैं। तो ये कोई एक इश्यू नहीं है। बाकी अधिसूचना जारी होने तक इतनी मशक्कत के बाद आप लोगों के कामकाज इतना बढ़िया किया हुआ आप लोगों ने, तो उसका तो भरोसा आप लोगों को खुद को भी होना चाहिए। हम तो किसी को भी खड़ा करेंगे, वही जीतना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हमारा जो संगठनात्मक जो व्यूह रचना है वो इतनी टाइट है कि हमारे कार्यकर्ताओं के प्रत्येक एक घर तक पहुंचे, उनके इवन फोन नंबर और उनके पूरा। मैं वही निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप लोगों ने तो हम पहली बार माइक्रो मैनेजमेंट जिस तरह का बीजेपी ने किया है कि पन्ना प्रमुख, बिल्कुल पन्ना प्रमुख में 60 लोगों पे एक आदमी आपने लगा रखा है। बिल्कुल, तो 30 इधर है, तो पन्ना प्रमुख आपने बना दिया, एक पेज के ऊपर 30 इधर हैं, 60 लोग हैं, उनके ऊपर आपने एक दे दिया, उनका पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है। तो एक वही मैं कह रहा हूं, तो मीटिंगें भी लगातार चल रही हैं, तो ऐसे में तो कैंडिडेट तो मुझे लगता है कि अब तक डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे आप लोगों को। अधिसूचना जारी होने के साथ ही बुधवार आज बहुत अच्छा वार था, पहले दिन ही धूम धड़ाका कर देते, तीनों जगह एक साथ नामांकन हो रहे हैं। खैर चलिए, आप लोगों की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। अनिल, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस निश्चित रूप से अपना अपना विशेषाधिकार है, अपनी सोच है, अपनी रणनीति है, इन्हें पूरा अधिकार भी है कि अपना मंथन करें, कब कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं होती। अभी क्या लगता है आपको कि दोनों तरफ से काफी इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, सत्ता पक्ष को अपने काम पे भरोसा नहीं है, या जिस कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं उसकी सारी नर्स टटोलना चाहते हैं कि जीतेगा भी कि नहीं जीतेगा? देखिए, बिल्कुल स्थितियां तो कही जा सकते हैं कि 3 जो उपचुनाव क्षेत्र हैं कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। कांग्रेस के लिए अलवर आसान लग रही थी तो कांग्रेस ने वहां से कैंडिडेट खड़ा कर दिया।
लेकिन अब अजमेर की स्थिति पर कांग्रेस को मंथन करना पड़ रहा है। और मांडलगढ़ भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कब्जे से शायद ढीली पड़ती हुई दिख रही है, तो वहां पर भी संवाद और चर्चा चल रही है। भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा के लिए अलवर की स्थितियां ठीक नहीं है, और अजमेर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी दूसरा जो नाम है वो फेस होकर आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि सांवलाल जाट जिस परिवार से बिलोंग करते थे, जो उनका नाम सांवलाल जाट का अजमेर क्षेत्र में था, तो उनके पुत्र मोह को देखते हुए वो भी चाहते थे कि उनके पुत्र राजनीति में आए, और अब मौका भी शायद पार्टी समझती है कि इस समय उनको आगे लाया जा सकता है और सिंपैथी भी ली जा सकती है। तो दोनों पार्टियां समझती हैं, लेकिन चुनौती दोनों के सामने है। 17 विधानसभा सीटों के चुनाव हैं। ये चुनाव अगर रिजल्ट अगर देखा जाएगा तो आगे में जो विधानसभा सीट जो चुनाव जो रहेंगे उनके ऊपर काफी कुछ असर डालने वाले कहे जा सकते हैं। मोदी लहर की जहां तक बात है, लहर है, लेकिन जो एक तूफान जिस समय चला था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो शायद अब नहीं है। गुजरात चुनाव देख लें या फिर अन्य चुनाव की स्थितियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं, तो शायद अब जिस तरह से लोग पहले मोदी नाम से चुनाव पर मोहर लगा रहे थे, कमल पर मोहर लगा रहे थे, वो शायद स्थितियां अब नहीं है। तो काफी विचार बीजेपी को करना पड़ रहा है, और वही नतीजा है कि अब बीजेपी को 3 सीटों के लिए पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता जुटाने पड़ रहे हैं, विस्तारकों को जिम्मेदारी देनी पड़ रही है, पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं, प्रभारी मंत्रियों को अलग से मीटिंग लेकर जिम्मेदारी दी जा रही है, वहां के मंत्री जो है उन तक को पाबंद किया जा रहा है। तो काफी कसमकस स्थिति जो है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि तीनों सीटें बीजेपी के पास हैं और खोने के लिए बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस के पास में खोने को कुछ नहीं है। बीजेपी अगर एक भी सीट लूज करती है तो एक मैसेज आएगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा हम सोच के चल रहे हैं। सरकार लगातार दौरे कर रही है, पार्टी स्तर पे इतनी बैठकें हुई हैं, और सरकार ये दावा भी कर रही है कि सरकार बिल्कुल जनता पब्लिक रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, जो जनता के बीच जा रही है। सरकार आपके द्वार, मुख्यमंत्री ने दौरे खुद ने भी किए हैं, जिलों में भी जा रही हैं और वहां लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये होगा, अगर सरकार के ऊपर किसी भी तरह के एक भी सीट का कोई चक्कर होता है तो मंथन करना होगा बीजेपी को। पन्ना प्रमुख, आप ये तो सब कुछ प्रमुख बनाइए, ये तो पार्टी की रणनीति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब तमाम चीजों की वजह से एक ये विचार करना मजबूरी होगा बीजेपी की, अगर ऐसा होता है तो, कि ऐसा कहां रहा कि हम पब्लिक के प्रति जवाबदेही भी हैं, हम बात भी खूब कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ नहीं जुट रही है। तो फिलहाल आपने सही कहा कि तूफान तो अभी मोदी साहब का नहीं कह सकते, पत्तियां हिलती नजर आ रही हैं पेड़ की, अभी बहुत ज्यादा हवा का वेग कह सकते हैं वैसे। तो मोदी साहब को भी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव में मुझे जहां तक लगता है कि मोदी साहब के दौरे हो सकते हैं, और अभी बाड़मेर का जो बिल्कुल तय दौरा माना जा रहा है उसको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि प्रदेश में आते हैं प्रधानमंत्री, तो निश्चित रूप से उसका एक असर निकट जो राज्य हैं, माफ करेगा जिले हैं, उनमें भी जाता है। और 22 का जो झुंझुनों का सुन रहे हैं उसके पीछे भी एक रणनीति का पार्ट हो सकता है कि प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि उस समय चुनाव एक पीक टाइम पे होगा। 29 को मतदान होना है राजस्थान में, उस लिहाज से। अच्छा, बस अभी बीजेपी ने जो दावा किया, और दूसरा एक मेरा अपना मानना है, अगर सीताराम लांबा को कैंडिडेट बनाया जाता है अजमेर से, जो सांवलाल जी जाट के पुत्र हैं, माफ करेगा सीताराम लांबा नहीं, रामस्वरूप लांबा, हाँ, रामस्वरूप लांबा को अगर खड़ा किया जाता है तो ये मान सकते हैं कि किसी भी पार्टी के स्तर पे हम देखें, आप लोगों के भी अगर कभी ऐसा कुछ चांस हुआ कि किसी बड़ा कोई नेता है, उसके सिंपैथी गेन करने के लिए किसी दूसरे को टिकट देते हैं, तो इसका कुछ असर रहता है? मैं ये मानता हूं कि जहां तक एक व्यक्ति विशेष की बात है, वो बहुत ज्यादा इस दौर में जो युवाओं की अपेक्षा और युवाओं के जो संवाद करने की जो गति है उसको देखते हुए वो मेरिट तुरंत भांप लेते हैं कि किसमें किस प्रकार का दम है, किसमें किस प्रकार का ज्ञान है, लोगों से जुड़ाव है। लेकिन जो ये तीनों चुनाव की जो बात, जिस प्रकार की आत्मविश्वास की बात भाजपा की कही जा रही है, उसमें 3 विषय है जिनका आज तक 4 साल में कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया, जनता भी देख रही है। किसान, रोजगार और भ्रष्टाचार, इन तीनों मुद्दों पे कांग्रेस के अध्यक्ष पायलट जी ने सीधा संवाद करने की कोशिश की, सीधी बात पूछी। कभी भी आप 52 से लेकर आज तक उठा लीजिए, सुखाड़िया साहब के समय से विपक्ष रहा है, विपक्ष ने जो बात उठाई है सुखाड़िया जी जवाब देते थे, भैरव सिंह जी ने प्रश्न उठाए हैं, हरिदेव जी जवाब देते थे। यहां आज तक वसुंधरा जी ने पायलट साहब के इन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया कि 80 किसानों की मौत का जिम्मेदार क्यों आपने उनके आंसू नहीं पहुंचे, 15 लाख रोजगारों पे आपने लोगों को क्यों भुलावे में रखा हुआ है, और भ्रष्टाचार का अब तक का सबसे बड़ा राजस्थान का घोटाला, खनन घोटाला, 45,000 करोड़ रुपए की खानों का
अवैध आवंटन किया, जो आपने निरस्त किया। और हाईकोर्ट में भी 13 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट साहब ने एक एडिशनल प्रश्न किया है कि हाईकोर्ट में आपने निरस्त कर दिया, हाईकोर्ट में ठोस कारण नहीं बताया कि निरस्त क्यों कर दिया। मतलब स्वीकारोक्ति है, खानों का आवंटन आप सही थे तो निरस्त नहीं करते। हम सीबीसी में गए, सीबीआई में गए और हमने सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप निरस्त कर दिया घबरा के 15 दिन में। लेकिन हाईकोर्ट में यह कारण नहीं बताया कि भी निरस्त क्यों कर दिया। तो भ्रष्टाचार पे ये सरकार, आप बच्चे को पूछ लीजिए कि राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार इनके मुखिया की छवि की वजह से एक भ्रष्ट सरकार के रूप में इनकी, आप एक भी कोई बता तो घोटाला 45,000 करोड़ का खनन घोटाला, आप बताइए ना, आप जवाब दे दीजिए। जांच चल रही है ना, किसकी जांच चल रही है? जो ऑफिसर 2 साल 2.25 साल हो गए, एक अधिकारी उसमें सस्पेंड नहीं हुआ। आपने कोई मंत्री सस्पेंड नहीं हुआ। एक ही दिन पायलट जी ने लहरा के कागज दिखाए थे। एक दिन में आपने 6,000 करोड़ रुपए की खान का कागज एक दिन में 15 यूनिवर्सिटी में चला गया। घोटाला तो पर्याय बन गया कांग्रेस। वैसे खान का मामला तो इस तरह का है कि खान में सबकी शान है। खान अवैध बजरी का खनन हो रहा है। चलिए, बजरी तो एक निश्चित रूप से एक बड़ी प्रॉब्लम है, सभी के लिए है। मकान बीजेपी वालों के भी बन रहे हैं, कांग्रेस वालों के भी बन रहे हैं, शासकीय दल के ज्यादा बन रहे होंगे मकान। तो आप लोगों को वैसे बजरी पर ज्यादा गौर भी करना चाहिए। बजरी एक बहुत ही विकट समस्या है। वास्तव में बेरोजगारी बढ़ रही है, खासकर जो चौकटी पे लोग होते हैं उनकी काम बंद हो गए, क्योंकि इतना पैसा कहां से कोई देगा कि बजरी अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई रूल्स नहीं है। खान का तो एक मुझे वाकई बहुत अच्छे से ध्यान है कि आपके तरफ से जब मिस्टर जाट राज्य मंत्री हुआ करते थे, रामलाल जाट, उस वक्त जिंदल शाह का मामला बीजेपी ने उठाया था। विट्ठल शंकर अवस्थी उनका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था बजट सत्र के दौरान, लास्ट जो बजट था गहलोत साहब का, उसमें। और इस मामले पर जमकर बहस हुई थी, स्थगित हुई। स्थगित एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, काफी वो हुआ। बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस वक्त काफी हंगामा भी रहा था कि बिल्कुल इस तरह से गिरवी रख दी गई, छोटे माइंस वालों को आउट कर दिया गया। और बड़े हमें लग रहा था कि बीजेपी इस मामले की जांच करके और शायद इसके कुछ क्रेडिट वैल्यूज जो भी हैं वो निकाल करके और शायद इसमें कुछ न्याय होगा। लेकिन बीजेपी ने भी वही किया जो आप लोगों ने किया, 2 कदम आगे ही चल करके, और कोर्ट में मामला चला भी गया। उसके बावजूद भी सरकार अपनी तरफ से कोई ठोस पैरवी नहीं कर पाई। तो माइंस का तो मामला यह है कि जिसके हाथ जो मलाई लगती है वो कोई छोड़ता नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। छिपा हुआ नहीं है मामला। अगर विधानसभा में किसी इश्यू को लेकर के बीजेपी इस मामले को छाल रही है, सत्ता में बीजेपी बैठी और कांग्रेस उसको छालती है, और उस मामले का पटापक्ष नहीं हो, और अगर तो मुझे करे थे परिवारजनों को जोधपुर में, परिवारजनों को आपने अच्छी बात बताई, मैं भी एकेडमिक बात कर रहा हूं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। मैं इतनी सी बात पायलट साहब ने पूछी कि आपने 653 खाने निरस्त कर दी, तो ऑन रिकॉर्ड हाईकोर्ट पूछ रही है, उनको तो बताओ कि क्यों निरस्त किया आपने। इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर चलिए, आप लोगों का मुद्दा रहेगा ये इलेक्शन में, लेकिन डेफिनेटली बाई इलेक्शन में आपको लगता है कोई मुद्दे, कोई किसान, रोजगार, भ्रष्टाचार, शिक्षा का निजीकरण, चिकित्सा का निजीकरण, 305 से बात जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं सर आपसे कि बाई इलेक्शन जैसी चीज में मुद्दे कोई स्टैंड कर पाएंगे? देखिए, अजमेर में इस हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से एक दिन में 30 लोग मारे गए, एक ही दिन में अजमेर में। और लड्डू खाए आपस में डॉक्टरों ने और चिकित्सा मंत्री ने। इससे ज्यादा बेशर्मी का कोई दिन राजस्थान के आदेश असर होगा, हो नहीं सकता। असर होगा, आपस में लड्डू खा रहे हैं, किस पे? चुनाव में असर होगा क्या इसका? जिस तरह से मैं जानना चाह रहा हूं, चुनाव में असर होगा सोफा साहब इसका? मुझे लगता है कि हम अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, संज्ञान लेगी जनता इस बात का? मुद्दों को आधार बनाया जाएगा इसमें? क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से है कि धौलपुर में जब बाई इलेक्शन हो रहा था, कांग्रेस ने कई मुद्दे बताए थे और बिल्कुल साथ ताल ठोक के कहा गया था कि ये हमारे वो मुद्दे हैं जो सरकार को आईना दिखाते हैं और आम जनता के मुद्दे हैं, लेकिन रिजल्ट मुद्दों के खिलाफ गया। तो ये 3 जो इलेक्शन है इसमें भी कई मुद्दे टिक पाएंगे? तो इलेक्शन बहुत लोकलाइज होगा, कार्यकर्ता बहुत सारे होंगे, टीमें लगाई जाएंगी, आदमी सोच नहीं पाएगा कि मैं आने वालों को चाय पानी पिलाऊं, उनकी सेवा करूं या मुद्दों पर विचार करूं। देखिए, बिल्कुल लगता तो नहीं है कि कई मुद्दों पर चुनाव, ये उपचुनाव है जो यहाँ पर लड़े जा सकते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव भी हमने देखे थे। पहले मुद्दे उठाए गए, विकास विजन रहा, और उसके बाद में देखा गया कि ना तो विकास विजन दिखा, ना ही मुद्दे कहीं ना कहीं उन चुनाव में शामिल होते हुए दिखे। चुनाव के अंतिम तारीख तक भी वहां पर छिटाकशी दोनों ही पार्टी की ओर से शामिल रही। तो यहाँ पर भी अलवर चुनाव हो या अजमेर चुनाव हो, लगता नहीं कि ये जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है या फिर बीजेपी की ओर से विकास विजन बताया जा रहा है,
ये शायद चुनावी रणनीति में कहीं ना कहीं शामिल हो। अभी फिर से कहीं ना कहीं गो हत्या का मामला एक बार फिर से उठेगा या फिर सांप्रदायिक हिंसा का मामला होगा जिस पर बयानबाजी होगी और बयानबाजी होने के बाद में उसी पर पूरा चुनाव यहाँ पर टिकता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में सोचना होगा, वोटर को भी देखना होगा कि आखिरकार जो मुद्दे पार्टियों ने पहले उठाए थे उन पर टिके रहें, वोटर उन्हीं पर वोट अपना डालें। राजनीति है, राजनीति में बयानबाजी होती रहती है और राजनीति अपने तरीके से चलती है, लेकिन वोटर पर एक अहम जिम्मेदारी इन चुनाव में है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मुद्दों से भटकते जा रहे हैं हम लोग, और राजनीतिक दल भी मुद्दे तब तक रहते हैं कि जब तक चुनाव अपने यौन पे नहीं आता, यानी कि पीक पे नहीं चढ़ता है चुनाव। जब लेकिन लगता है कि सर पर दौरे चलने शुरू हो चुके और नेता इस वक्त पूरे बयानबाजी में डूबे हुए, तो वो वक्त ऐसा होता है कि मन से निकले हुए व्यंग समझिए या शब्दों के बाण समझिए, उन्हें छीनने की कोशिश की जाती है। वो दूसरे के मुंह में ठूसे जाते हैं कि आपको ये बोलना है अब। तो एक बड़ा मुझे लगता है कि अजीबोगरीब की स्थितियां बन जाती हैं, इसमें इतना लोकलाइज हो जाता है कि मुद्दों से भटक जाते हैं। गुजरात के चुनाव को भी हम देखें, चाहे बीजेपी ताल ठोके चाहे कांग्रेस ताल ठोके, मुद्दों से भटक चुके थे और मुद्दों को आधार शुरू में बनाया, लेकिन जब लोगों को जानने का वक्त है तब तक तो बहुत सारी ऐसी चीजें जा चुकी थी जो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का तो एटलीस्ट पार्ट नहीं है। राजनीतिक दल बेशक के कोई भी इसमें कामयाबी हासिल करते हो कि बीजेपी 61 से 80 पे पहुंच गई हो, या माफ करेगा कांग्रेस से 61 से 80 और बीजेपी अपनी सरकार छठी बार वहां बना ली हो, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता है कि कोई मुद्दों को आधार बना करके उस चुनाव को लड़ा गया हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में होने वाले 3 उपचुनाव की, एक विधानसभा 2 लोकसभा। अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि बात हम मुद्दों की कर रहे थे कि मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा और मुद्दे होने चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल अच्छी डिबेट के साथ में और कहें और अपनी बात रखें कि वास्तव में हमने ये किया है, हम इस बात को लेकर के हक रखते हैं कि आप हमें मतदान करिए। लेकिन मतदान कौन किसके पक्ष में करेगा, क्या होगा, ये तो सब अलग बातें हैं। लेकिन हमारे यहां पे बाकायदा एक रिपोर्टिंग की जाती है वर्कर्स की तरफ से कि अमुक नेता, अगर सपोज यहां पे राहुल गांधी आता है तो राहुल गांधी की रिपोर्टिंग बाकायदा होगी कि उन्होंने ऐसा क्या बोला है कि ताकि हम उसमें से ऑपरेशन करके उसको हमारा एजेंडा बना सकें। प्रधानमंत्री आते हैं, वसुंधरा राजे कहीं पे जाती हैं या अमित शाह आते हैं, वो अगर कोई बात बोलते हैं तो उसका चीरफाड़ करके उसमें से अपनी चीजें निकालने की कोशिश की जाती है। और ये पहले मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं कुछ वर्षों से एक हम उस ट्रैक पे जा रहे हैं जिसकी एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम तो उसे नहीं कह सकते, क्योंकि मुद्दों को आधार बनाना चाहिए, अपनी बातें भी होनी चाहिए। और खैर ये कोई इशू भी नहीं है। जिस विकसित राष्ट्र अमेरिका की हम बात कर रहे थे, वही जब चुनाव के आखिरी दौर में अंडरवियर बनियान पे आ चुका था, तो मुझे लगता है कि वो दौर बदल रहा है। तो पता नहीं कुछ ऐसा माहौल कैसे हो रहा है, बट मुद्दों को आधार बनाना चाहिए। हम ये गुजारिश कर सकते हैं राजनीतिक दलों से भी, और पब्लिक को भी ये जरूर सोचना चाहिए कि सतोल करके वोट देना चाहिए कि वास्तव में हमारे विकास के बारे में कौन सोच रहा है, विकास कर कौन रहा है, विकास की स्थितियों को स्पष्ट कौन कर रहा है, हमें को बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। यही बड़ी वजह है कि कई बार जो प्रैक्टिकली नेता देख के कहते हैं, वो कई बार अपने बयानों में कह देते हैं कि साहब वोट तो दारू की थैली से मिलते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र पे वो करारा तमाचा है जो सार्वजनिक रूप से कहते हैं, और हम उसको कहें कि साहब तमीज नहीं है, वो नेता कैसे, उन्होंने माफी मांगनी, माफी किस बात की माफी, वो हकीकत से रूबरू करा रहा है। मुझे लगता है कि वो सच्चाई बता रहा है, वो समाज के सामने जो आईने में दिख रही है। और अगर हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं और अगर वो 3 बार माफी मांग लेंगे, दंडवत प्रणाम भी कर लेंगे उस पब्लिक को, क्या वास्तव में उससे हकीकत छिप जाएगी? तो मुझे लगता है कि आधार वो बनाना चाहिए। वोट जरूर कास्ट करिएगा जहां पे भी बाई इलेक्शन है, और आप लोग पूरी तरह से, आपको एक अवसर है कि पूरी ईमानदारी के साथ में आप देखें कि वास्तव में हमारे कौन से पेंडेंसी है जो काम होने चाहिए, ताल ठोक के आप कहिए और बिल्कुल करवाइए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक लंबा सफर जो तय करते हैं, आपका विकास करता है, सड़कें अच्छी होंगी,
आपके साथ चलेंगी, पानी के पीने की अगर आपकी व्यवस्था होती है साथ चलेंगी, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था होती है तो आपके साथ चलेंगे। उस गांव का नाम होगा, आपकी तहसील का नाम होगा, आपकी विधानसभा का नाम होगा। लेकिन अगर आप वास्तव में उस लूट की अगर भेंट चढ़ जाएंगे तो आप हमेशा के लिए परेशान रहेंगे। ये मेरा अपना तजुर्बा मैं आपको बता सकता हूं, जो बहुत सारी जगह हमारे रिपोर्टर्स जाकर के हालात देखते हैं। अनिल, मुद्दों की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या रहेगी? देखिए, बिल्कुल मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए। हकीकत में तो अगर देखा जाए तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं छिटाकसी होगी। भाजपा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पर सीधा हमला होगा कि सेनापति पीछे चुनाव से हटते हुए दिख रहे हैं। राइट। पीसीसी चीफ अभी तक भी कहीं भी कमान संभालते हुए नहीं दिख रहे हैं कि वो आए अजमेर से कहें कि मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं और बाकी मेरे दो साथी अलग यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा अगर इश्यू अलवर चुनाव का अगर देखा जाए, बीजेपी भी पीछे है, तो लगता है कहीं ना कहीं वो चुनाव भी वहां से मुद्दों से भटकेगा। और वहां पर भी जिस तरह से हमने देखा था कि मेवात में गो तस्करी का सबसे ज्यादा मामला सामने आता रहा है, तो वो इश्यू भी वहां पर गर्माता हुआ साफ तौर से चुनाव के दौरान दिखेगा। हालांकि राजनीति में जीत सबसे बड़ी चीज होती है और उसी को देखते हुए जातिगत समीकरण भी साधे जाते हैं। और वही एक वजह कही जा सकती है कि राजनीति में अभी तक स्वच्छंदता नहीं आई है। वो लोग आगे नहीं आए जो कि आगे देश को ले जा सकें या फिर प्रदेश को आगे ले जा सकें, सही राजनीति कर सकें। और यही वजह है कि आज तक भी सवाल जो है वो राजनीति पर खड़े होते रहे। तो मुद्दों से भटकेगा चुनाव, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हमें जो लगता है कि वास्तव में लेकिन भटकने मत दीजिए, ये हमारी गुजारिश भी आपसे। और आसोपा साहब, ये बात सही है कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती उन हमलों की रहेगी कि इनके बड़े शीर्ष लीडरशिप जिनका केंद्र की राजनीति में सीधा दखल है, चाहे वो सचिन पायलट हो, सीधे राहुल गांधी से बात कर सकते हैं, किसी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से जो सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, इसी तरह से सचिन पायलट अजमेर से सांसद रहते हुए मंत्री रहे और अभी पीसीसी चीफ हैं। भंवर जितेंद्र सिंह सीधे राहुल गांधी से संपर्क कर सकते हैं, रखते हैं, वो ताल्लुक हैं उनके अपने। तो ये दो सीट ऐसी हैं जो बीजेपी पहले से कह चुकी है कि नैतिक हार तो इन लोगों की हो चुकी है, अब चुनाव होना बाकी है कि दोनों सेनापति जो बिल्कुल वो प्रदेश में एक अपनी लीडरशिप के कारण जाने जाते हैं और वो पीछे हट रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें चलेंगी जो डिमोरलाइज करने की कोशिश भी की जाएगी, जिसके जरिए अब देखिए, अगर आप उस रूप में तुलना करेंगे तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई, अधिसूचना नहीं हुई, आज से 3 महीने पहले से अब मुख्यमंत्री लड़ रही है क्या अजमेर से चुनाव या अलवर से चुनाव? 200 विधानसभा है, उसमें 400 ब्लॉक हैं, उनके एक एक मंडल में मुख्यमंत्री गई हैं, जातिगत लोगों से मिली है, प्रॉब्लम पूछी है, वहीं सैंक्शन कर दी है। ये जो इस तरह का जो इन्होंने तरीका अपनाया है, ये तो हर जिले में जा रही है। ये तो शुरू से जब से 4 साल में हर उनके संभाग वाइज जा रही है। कोई नई मेरा एक जो सवाल है सर, दूसरी कह रहा हूँ। हाँ, बताइए, आप बताइए, आप बताइए। ये जो तौर तरीका उनका भाजपा का अपनी पावर को बाई इलेक्शन के से जोड़ करके यूज करने का है, उसमें हम तो जो आप कह रहे थे मुद्दों पीछे रह जाते हैं, कई मुद्दे पीछे नहीं रहेंगे। मैं मांडलगढ़ से छोटी छोटी एक एक पॉइंट कहता हूं। मांडलगढ़ में हमारा मुद्दा रहेगा चंबल से पानी हम लाए, वो योजना हमने मंजूर की। अभी तक मांडलगढ़ के गांव-गांव तक 4 साल में भाजपा की सरकार पानी नहीं पहुंचा पाई। अजमेर में हमारा मुद्दा रहेगा कि बिसलपुर फेज 2 की पाइपलाइन हमने डाली और अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी का जो आपने घोषणा की 1947 करोड़ रुपए की, उसमें से 147 करोड़ रुपया पूरे 4 साल में रिलीज किया, जिसमें 10 करोड़ खर्च नहीं हुआ, जबकि हमने वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, हवाई अड्डा दिया और विकास के JNNURM के खूब सारे सीवरेज के काम किए। अजमेर में हमारा अलवर में मुद्दा रहेगा कि हमने चंबल से अलवर तक पानी लाने के लिए एक DPR बनाने के लिए एजेंसी मुकर्रर कर दी, फिजिबिलिटी आ गई कि चंबल में पानी है और इतना ला सकते हैं। उसको आगे बढ़ाने के बजाय NCR से हमने NCR बोर्ड से उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति करा दी। लेकिन आज 4 साल हो गए, अभी मुख्यमंत्री जी वहां गई थी तो सब बीजेपी वाले के MLAs ने कहा मैडम चंबल का मुद्दा उठेगा, बोले उठेगा तो इसको दूसरे तरीके से संभालो, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी लोन लेने की वहीं से फोन किया, अखबारों में छप रहा है, मैं कोई मीटिंग नहीं था, फोन किया वहां से फाइनेंस सेक्रेटरी को, कितना पैसा दे सकते हो? फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा मैडम फिस्कल डेफिसिट की लिमिट हम डबल से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं, 3% FRBM लिमिट है, हमारी 6.5% है, 1 रुपया लोन अब राजस्थान की सरकार न RBI से ले सकती, न केंद्र सरकार से ले सकती, न विश्व बैंक या ADB से या जायका से ले सकती। तो ये स्थिति जब है, इन मुद्दों को क्या आप सोचते हैं? जैसे मैंने बोला कि 305 मरीज मर गए, मरीज अजमेर में 30 मरे, 10 बांसवाड़ा में मरे, तो अजमेर के लोगों को हम कहेंगे
तो 305 पूरे प्रदेश में 12 दिन में मरीज मर गए, डॉक्टर और मंत्री जो है वो आपस में लड्डू खा रहे हैं। तुम देखो भाई, ये सरकार चाहिए तो जिताओ इनको उपचुनाव, और नहीं चाहिए तो भाई इनको हटाओ, ये मुद्दा रहेगा। मेरे दो सवाल है। कांग्रेस, बीजेपी जिस मामले को लेकर के कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी, वो कहना भी शुरू हो चुका, तमाम मंचों से एक बात कही जाती है कि नैतिक हार कांग्रेस की हो चुकी है। वो उनके जो 2014 में लड़ने वाले जो वीर थे वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट दोनों देखिए मंत्री भी रहे हैं, और उनका कार्य क्षेत्र जो है, आज भी सचिन पायलट अजमेर को चुनते हैं। अगर मान लो लोकसभा का चुनाव इन फ्यूचर लड़ना पड़ा आम चुनाव के अंदर, भंवर जितेंद्र सिंह वहां से लड़ेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो इस लिहाज से कांग्रेस को पूरी तरह से मेरा जवाब वही रहेगा कि एक मुख्यमंत्री जो दूसरी बार मुख्यमंत्री है, वो घर घर जा रही हैं, उनके सामने हमें चुनाव लड़ने की चुनौती है, तो हम उसको किस प्रकार से, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई संन्यास आश्रम का मठ तो है नहीं कि हम अपनी रणनीति उजागर करें और किसी टीवी डिबेट में बताएं कि हम जीतने के हमारे क्या तरीके हैं। वो हमारी अपनी पॉलिटिकल वो ये नहीं करते हैं क्या, 11th आवर पे कैंडिडेट चेंज नहीं करते हैं क्या? मैं समझता हूं ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि किस साल में कौन लड़ेगा उपचुनाव, कौन लड़ेगा कौन। कल तो ये बात आएगी कि इस पार्टी ने ये निर्णय, अपने उस नेता का ये निर्णय क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया। दिस इज आई थिंक समथिंग एम्बिगुअस। वो पार्टी के अपना निर्णय पार्टी पर छोड़ना चाहिए। प्रश्न तो ये उठता है कि अगर 4 साल से सुशासन है तो मुख्यमंत्री को अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ दर दर क्यों घर घर घूमना पड़ रहा है, ये प्रश्न है। आपको संदेह है कि सुशासन नहीं है? आपको संदेह सुशासन नहीं है? कॉन्फिडेंस होता तो नहीं घूमती। चलिए नहीं, देखिए शील जी, आपको जवाब देना है कि आपको भरोसा होना चाहिए कि हम इतना काम कर चुके हैं तो जाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये 4 साल में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह फेल रही है। 45 में 27 जीती है हम। कभी मैं बता रही हूँ। आपको कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? कैसे लग? विधानसभा भी नहीं बोले, धरने प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल कोई भी मुद्दे पर ये बोले नहीं। राहुल सचिन पायलट ने 104 किलोमीटर की यात्रा की है अभी करी। मैं कह रही हूँ ना, चुनाव को देखते हुए 6 महीने हो गए उस बात को। 4 साल में क्या कर रहे हैं? किसानों के साथ कभी खड़े लैंड बिल वापस क्यों लिया? 80 के 80 किसानों के घर पायलट सब खुद गए हैं। से मुद्दे उठाए। मैडम ने एक घर भी गई है क्या? जनता को पता है कि ये सिर्फ जब चुनाव देख के आते हैं, 4 एक एग्जाम्पल ले लें, जनता का दुख पूछ, एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। नहीं, और हमने 4 साल में जो काम किए वो जनता देख रही है, और जनता आज का जो वोटर है एक उदाहरण इतना समझदार है, उसे पता है कि कौन समय पे हमारे काम आने वाला है, किसने हमारे साथ क्या किया है, किसने हमें जल स्वावलंबन के द्वारा हमें पानी उपलब्ध कराया है, किस तरह शिक्षा का स्तर को कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी बात है कर गए थे, उसको हमने 34 कर लिया। शिव जी, आपको तो काम गिराने की आवश्यकता ही नहीं है। इनका जो सवाल है आसपास, आपका सीधा जो डाउट है वो ये है कि इन्होंने तो इतना काम कर दिए कि हमने कभी नहीं किए, स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर जाने की आवश्यकता क्या है? अभी बीच बीच में जाना नहीं चाहिए सिर्फ, अब तो ये देखने के लिए जाना चाहिए कि भाई सब ठीक है, हम इतने काम कर चुके हैं, कोई पेंडेंसी हो तो और बता दीजिए। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री 4 साल जब से मुख्यमंत्री बनी है वो लगातार उनके संभाग के हर जिले में दौरे हुए हैं। हाँ। लेकिन अब जो जाने का जो मेन मकसद ये है कि कई बार जो शिकायतें आती हैं वो अधिकारियों से नहीं सब जगह जा रही है, सब जगह सुनती हैं वो, हर एक से मतलब मैं आपको बताऊं, वो छोटी छोटी ऐसी ढाणी में गई हैं जाके जहां पर कोई अधिकारी या कोई छोटा सा आदमी भी वहां नहीं पहुंचता था। ऐसी जगह शासन है, प्रशासन ये तो गई है कि अधिकारियों की प्रशासन है नहीं, इसीलिए तो गई है ना कि अधिकारी क्यों नहीं जा रहे वहां पर, उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा। लाखों लोग जिनकी न्यायालय में अपील थी, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिनको पट्टे नहीं दिए जा रहे थे, उनके पटवारी नहीं मिल रहे थे, उन सबको उन्होंने जाके न्याय आपके द्वार में जवाब दे दीजिए। एक लाइन में इनका सवाल, बोलिए आप सवाल बोलिए। अभी 26 जिलों में जो पंचायती राज और नगर पालिका के उपचुनाव हुए, आज एक टीवी में जब सर्वे आता है तो 4000 लोगों का नेशनल सर्वे करते हैं। 1 सेकेंड, वो अगर देख लीजिए 26 जिलों में 1,33,000 लोगों ने मतदान किया, उसमें 73,000 वोट हमें मिले, 62,000 वोट भाजपा को मिले। इसको आप एक सर्वे नहीं कहेंगे क्या? टीवी का एनलार्ज सर्वे स्टेट का, ये क्या बोलता है? ये साफ बोलता है कि लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। अब ये एनालिसिस करेंगे, लंबा हो जाएगा। कितनी सीटें आपके थी, कितनी आपने बीजेपी? मैं बताऊं नहीं, मैं बताता हूं, हमारा रेशो मुझे याद है, मैं बताता हूं। 4 जिला परिषद में से 4 हम जीते,
4 में से 3 हमारे पास थी, 3 हमारे पास थी, एक आपके पास थी, वो हमने छीनी आपसे। इसमें क्या फर्क है? ये छोटे मोटे इनसे जिला परिषद का एक जोन हमने आपसे छीना। एक बात सुनिए, मैं बताता हूँ, पंचायत समिति के 9 कोई असर नहीं पड़ता। पंचायत समिति के 9 वार्ड हमने आपसे छीने, 3 आपने हमसे छीने, नेट 6 हमने आपसे छीने, मिला के 6 हमने छीने आपसे। अब कैसे आप कह सकती हैं? मगर आप शहरी होने जाते हो, बराबर रहे हम। यही तो आप ये मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि अभी हाल ही में जो 47 सीट पे जो चुनाव हुआ था वो उपचुनाव का सेमीफाइनल था। डेफिनेटली वो तो अभी रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। वो तो आएगा ही, कह रहे हैं ना, वो बता रहे ना, वो तो आएगा ही। जिस तरह से मैंने कहा ना कि 4 साल में कांग्रेस की कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर ऐसा कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है ऐसे कि विपक्ष की भूमिका नहीं रही है? मतलब क्या आधार क्या होना चाहिए विपक्ष का? नहीं, देखिए कि कितने मुद्दे जनता के हित के होते हैं। हाँ? इन्होंने आज तक किसी के कोई आंदोलन किया हो तो आप बता दीजिए। आप देखिए, बता रहे आप मेरी ऑडिट कर रहे हैं, अपनी बात का जवाब नहीं दे रहे। 18,000 स्कूलें आपने बंद की। हमने किस लिए बंद की? क्योंकि आप सत्यानाश कर गए थे। हमने सुधार की दशा, हमने शिक्षा का स्तर जो आपने पूरा ढांचा ध्वस्त कर दिया था, उस ढांचे को ध्वस्त करना कहते हैं खड़ी करके। अच्छा योगेंद्र जी, लेट अस बी कम ऑन फैक्ट्स एंड एकेडमिक। एक लास्ट बात कहता हूं, शिक्षा का अधिकार कानून आप मानती हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। उसमें 4,37,000 सीटें उस 25% कोटे की रिजर्व हैं। 2014-15 में एडमिशन हुए 2.25 लाख, इस साल एडमिशन हुए 81,000। आप टोटल लगाइए 40 लाख नामांकन हुए। 40 लाख। मैडम, आपने कहा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अच्छी बात कर रहे हैं। स्तर सुधरे तभी तो स्तर का क्या करना है मैडम? तो स्तर ही खत्म हो जाएगा। शिक्षा का गुणवत्ता के बिना शिक्षा का अपन चर्चा बंद कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार बंद मत करिए। उसके अंदर सरकार को फीस देनी पड़ती है, प्राइवेट स्कूल वाले को, उस गरीब बच्चे की। 4,37,000 सीटें उनके लिए। 2.25 लाख एडमिशन 14-15 में हुआ, इस साल 81,000 हुआ, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया इन गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों को पैसा हम देने, ये खर्च हम नहीं कर सकते। ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर जनरेशन पे, और ये सरकार उसको खर्च मानती है। और इसलिए इन्होंने करीब 3.5 लाख सीटें खाली रखी हैं। ये कह रहे हैं हम शिक्षा का, गरीब बच्चा आज सेंट जेवियर्स में पढ़े, इससे सरकार को तकलीफ है। गरीब बच्चा सेंट एस्लम स्कूल में पढ़े, इस सरकार को तकलीफ है। गरीब बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़े, इस सरकार को तकलीफ है। गरीब, अरे मैडम, इस पे बहस रख लीजिए। बाइलेक्शन ये सब मुद्दे उठाएंगे हम, बिल्कुल उठाना। यही तो कह रहे हैं कि आप करा ही नहीं है 4 साल में, कहीं नजरिया मैडम ये बता तो रहा हूँ आपको, नहीं है कहीं भी कोई। चलो ये एक बात बताइए, प्रदेश अध्यक्ष का लाठीचार्ज हो गया, आज पे खून आ गया, आपको मतलब उसका लैंड बिल वापस ले लिया आपने, कमाल कर रही हो। चलो यही कहा जाएगा, सत्ता पक्ष यही कहता रहेगा पूरे इलेक्शन के दौर में कि प्रतिपक्ष है ही नहीं, हमें तो एहसास ही नहीं हो रहा है। और प्रतिपक्ष ये कहेगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कोई नई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा ये दौर। लेकिन एहसास मतदाता कराता है कि कौन है और कौन नहीं है, कौन टाइम पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ये तमाम वो चीजें हैं कि जो देखी जा सकती हैं। राजस्थान का ये आखिरी बाई इलेक्शन होगा, क्योंकि उसके बाद में कोई चांस नहीं है कि बाई इलेक्शन होगा। साल भर से पहले का जब टाइम पीरियड है तो उसके बाद में इस तरह के, क्योंकि ये जो सीटें खाली हुई हैं वो साल भर से पहले के जो टाइम था उसके दौरान हुई है, तो इस वजह से बाई इलेक्शन करवाना जरूरी है। अदरवाइज ये बाई इलेक्शन भी टाले जा सकते थे। अगर 1 साल के दरमियान में अगर कोई घटना होती है और जो माननीय सदस्य है अगर उनका रिजाइन या देहांत, कोई भी अगर ऐसी वजह होती है तो उसकी वजह से, या कोई कस्टडी उनकी बढ़ती है या कोई केस में वो चार्ज में जाते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह तो ये आखिरी चुनाव कहा जा सकता है बाई इलेक्शन के रूप में राजस्थान का एज ए एमएलए, नॉट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लिए टाइम होगा, मई के बाद में अगर कोई बात होती है तो वो एक अलग मामला होगा। लेकिन अभी विधानसभा का मांडलगढ़ का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, अलवर और अजमेर का भी कहा जा सकता है। अजमेर का जैसे मैंने बताया कि कास्ट इक्वेशंस पे काफी वो रहेगा, वहां पे जो रामस्वरूप लांबा है वो समरलाल जी के जो सुपुत्र हैं उनके लिए बीजेपी काफी ये मान के चल रही है कि वो सिंपैथी गेन कर सकते हैं। उधर करण सिंह यादव, क्योंकि यादव बाहुल्य है, खुद पहले सांसद भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, और
कास्ट का जब राजनीतिक दल ही मान के चलते हैं कि कास्ट का एक बेस होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए, और जब कहा जाता है तो मना करते हैं कि नहीं, कास्ट हमारा कुछ आधार नहीं है, सबसे एक हमें अच्छा कैंडिडेट जो सूटेबल लग रहा था उसको हमने टिकट दिया है। खैर चलिए, वो भी कोई इश्यू नहीं है। अनिल, यहां एक बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या अभी आपको लगता है कि लिटरेसी रेशो जब बढ़ रहा है तो उसमें सिंपैथी कोई गेन कर पाता है या कर पाता है, कुछ ऐसा मान सकते हैं? देखिए, चुनाव में एक भूमिका जरूर होती है और बनाया भी जाता है माहौल कि आखिरकार ये जो चुनाव है कौन लड़ रहा है, और टिकट भी पार्टी की ओर से उस बंदे को क्यों दिया गया। प्रत्याशी अगर बनाया गया तो एक ये माहौल जरूर तैयार किया जाता है। कुछ वोटर होते हैं, ज्यादा प्रतिशत नहीं कह सकते, जो साक्षर है, जो इस बहकाव में आते हैं, वो जरूर इस पक्ष में वोट डालते हैं। लेकिन हाँ, जो शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा जो युवा है, नौजवान है, अगर वो वोट की कीमत जानता है तो वो वोट उसी वैल्यू में डालता है कि आखिरकार विकास उनके क्षेत्र में हुआ है या नहीं हुआ। उसकी जो डिमांड थी, वो जो समझता था कि सरकार आएगी तब मेरे लिए ये काम करेगी, वो काम हुआ या नहीं हुआ, तो उस पर वो वोट कास्ट अपना करता है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ असर माना जा सकता, इसको नकारा नहीं जा सकता कि सिंपैथी गेन करने का जो इश्यू है उसको पूरी तरह से नकारा। क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से, तीनों जो सीटें हैं वो डेथ केस में खाली हुई हैं, चाहे कीर्ति कुमारी हो या फिर चांदनाथ अलवर से हो, यहां पे सांवरलाल जाट अजमेर से हो, और तीनों के अंदर ये मान सकते हैं कि केवल उसी परिवार का सदस्य अगर कोई कैंडिडेट होता है तो वो सिंपैथी गेन कर सकता है, या अगर पार्टी के खाते में जाएगी वो सिंपैथी, पार्टी अगर मान लो कि कैंडिडेट अगर रामस्वरूप लांबा को टिकट नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है, या कीर्ति कुमारी के नजदीक रिलेटिव को नहीं मिलता, या फिर हम कहें कि चांदनाथ के बालकनाथ जो उनके शिष्य हैं वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उनको नहीं मिलता है, तो सिंपैथी रहेगी या फिर चुनाव एकदम फ्री होगा? देखिए, सिंपैथी तो कैंडिडेट को ही मिलती है। अगर बाबा बालकनाथ को टिकट अगर यहाँ पर देने की कवायद होती है, या फिर अभी नाम चल रहा, हो सकता है उनको टिकट यहाँ पर दिया भी जाए, तो कुछ सिंपैथी उनके पक्ष में होती है। अगर उनकी जगह को दूसरा आता है तो शायद हो सकता है गेन नहीं कर पाए, पार्टी के लिए गेन नहीं हो पाएगा। लेकिन मांडलगढ़ की अगर बात की जाए, शक्ति सिंह हाडा का नाम इसीलिए आगे चल रहा है क्योंकि कीर्ति कुमारी के काफी नजदीकी वो रहे, उनका आशीर्वाद भी, जो भीलवाड़ा से जिला प्रमुख बने, उनका आशीर्वाद भी कीर्ति कुमारी का काफी उनके ऊपर रहा है, और उसी के बदल तो आगे यहाँ पर बढ़े हैं। तो ऐसे में ये जो पार्टी की सोच और जो विचार है, शायद यही है कि सिंपैथी जो गेन है वो शायद ये कैंडिडेट कर सकते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी आगे चल रहा है। चलिए, आप दोनों से एक एक सवाल में लेना चाहूंगा। असोपा साहब, आपसे लेना चाहूंगा कि अधिसूचना जारी हो चुके हैं, प्रत्याशियों को नाम को लेकर के आप लोगों की मशक्कत चल रही है, बीजेपी की भी चल रही है। आश्वस्त होने का एक मैं आधार जानना चाहूंगा कि हम इस वजह से हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हम कांग्रेस हमेशा से मुद्दों की राजनीति करती रही है। हम जन चेतना के साथ साथ जनता से अपील करते हैं हमेशा कि आप तुलना कीजिए, इन्होंने जो वादे किए वो पूरे हुए कि नहीं हुए। वादों के अलावा पिछले 4 साल में इन्होंने जो ऐसी नीतियां अपनाई, ऐसे शासन के तरीकों में गैप रखे जिससे कि इस तरह की अव्यवस्थाएं फैली, जो कि पिछले 4 सालों में हमने देखने को मिली है। डॉक्टरों की हड़ताल हो, चाहे स्कूलें बंद करने का हो, चाहे शिक्षा के निजीकरण का हो, चिकित्सा के निजीकरण का हो, और भ्रष्टाचार हो, रोजगार नहीं मिलना हो, किसानों की आत्महत्याएं हो, वो कर्ज में डूबे हुए किसान, उनके कर्ज माफ नहीं हो रहे हो, ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। और उसको हमें विश्वास है कि इन मुद्दों पर जनता निश्चित रूप से जो परेशान है वो गौर करेगी और हमें तीनों के तीनों चुनाव में जीत का वरदान देगी। ये एक बड़ा आधार है आपका जी। शील जी, काफी मेहनत करनी पड़ रही है, और देखिए 2 चीजें होती हैं कि जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो काफी ऑफेंसिव होते हैं आप, लेकिन जब सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं, आप लोगों को बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं, क्योंकि जवाबदेही बढ़ जाती है सत्ता पक्ष की। यहां डिफरेंट होगा। 13 में और 14 में जो चुनाव लड़े थे आप लोगों ने, उस वक्त आप प्रतिपक्ष में थे, सामने वाले को कुछ भी कह सकते थे, उसके ऊपर आपको किसी भी तरह के आरोप लगाने की एक स्वतंत्रता होती थी, बिल्कुल। लेकिन आज स्थितियां दूसरी होंगी, आपको जवाबदेही भी है, आपको जवाब देना होगा। ये नहीं कह सकते अब आप कि 60 साल से कांग्रेस जो गड्ढे कर रही थी हम तो वही भर पाए, क्योंकि राजस्थान में तो एटलीस्ट आप लोगों को भी वक्त मिला है, तो अभी जवाबदेही होगी। आप, जनता जवाब भी जानना चाहेगी आपसे कि हमारे इन कामों का क्या हुआ। नहीं, बिल्कुल, हमने 4 साल पहले जनता से जो वादे किए उन पे हम खरे उतरे हैं। चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, हमने लाखों लोगों को रोजगार के
अवसर प्रदान किए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कहिए आप, और जो स्किल डेवलपमेंट की बात करिए, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो हमने इम्प्लीमेंट की है। और एक सबसे बड़ी बात, जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो जीएसटी की, जो ये लोग सोच रहे थे कि जीएसटी एक नेगेटिव असर जाएगा, नोटबंदी का नेगेटिव असर जाएगा, ये इसका हमें प्लस मिलने वाला है यहाँ पर, हमें यहाँ पर। और जिन तीनों सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, वहां के जो कैंडिडेट्स है, उन्होंने 3 साल या 3.5 साल जितना वो रहे, उन्होंने जिस तरह से इस राजस्थान की जो सरकार की जो जितनी भी योजनाएं थी, उनको जिस तरह से लागू किया, और जिस तरह से हमने लागू किया, और जिस तरह से प्रदेश ने कम से कम 12 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें राजस्थान नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। तो हम अपनी उपलब्धियों को, चलिए एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा आखिरी आपसे, कि इस चुनाव में कांग्रेस के कपड़े फाड़ेंगे, आप अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे? नहीं, हम विकास पर, हमने जो किया है, हमें कोई कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है। जो सच है, हम जो सच बताने वाले हैं, हम ऐसा कोई झूठ तो मतलब ना तो हम बोलेंगे, ना बोलने जो आगे बोलने वाला होगा उसका किसी भी तरह से उसको हम बर्दाश्त करेंगे, और बिल्कुल पारदर्शिता पूर्ण ये चुनाव लड़ेंगे। हमारा एक छोटे से लेके पूरा बड़ा कार्यकर्ता तक इस चुनाव में तन मन धन से जुटा हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति तक जो हमने अपनी योजनाएं पहुंचाई हैं, उसका लाभ हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। इस विश्वास के साथ हम चुनाव में उतर रहे हैं। चलिए, अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसी के साथ में कह सकते हैं कवायद तो काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन एक जो ध्यान केंद्रित हो जाता है वो होता है अधिसूचना के बाद से। और 29 को मतदान होगा, तब तक के लिए काफी गहमागहमी की चीजें आती रहेंगी, और हम आप तक के वो तमाम पहलू भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस लोकसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है। एक हमारा प्रयास होगा कि आप तक हम तमाम पहलू और तमाम चीजों को ले जाकर के पहुंचा सकें। और डिबेट का भी अगर कोई आधार ऐसा बनेगा कि वास्तव में राजनीति किस दिशा में जा रही है या सही दिशा में जा रही है, ड्राइवर्स कहां लेकर के इसको जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई चीजें आएगी तो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।